नमस्ते बच्चों, हम आज तीसरा लेसन देखेंगे अंतर्विभागीय और कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। तो आप लोगों को पता होगा बिजनेस में हमेशा कनेक्ट रहने के लिए कोई ना कोई माध्यम का ज़रूर उपयोग होता है, लेकिन हमारे इस वाणिज्यिक में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए पत्र व्यवहार के द्वारा उपयोग किया जाता है। पत्र व्यवहार बहुत ही उपयोगी माध्यम इसके लिए साबित हुआ है। आज आपको पता होगा कि बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं कि जो अभी उपयुक्त है, लेकिन तो भी ये सोशल मीडिया सबसे प्रभावकारी माध्यम है, लेकिन तो भी इस पत्र व्यवहार ये जो स्वरूप है इसका अभी भी महत्व उतना ही है जितना पहले था। तो सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त धंधा के जगत में प्रगति व सफल संचालन हेतु बड़ी व्यापारी पीढ़ियों या संस्थाओं को अपने विविध विभाग के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। इन विभागों के बीच पत्र व्यवहार आवश्यक होता है। अगर एक दूसरी पीढ़ी है चाहे संस्था है, अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं या फिर उनके संबंध बनाना चाहते हैं तो किसी न किसी माध्यम का वो ज़रूर अपनाएंगे, किसी न किसी माध्यम का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पत्र व्यवहार ये माध्यम को बहुत ही प्रभावशाली माध्यम बताया गया है और इसीलिए पत्र व्यवहार आज भी अपनी जगह कायम रख पाया है। ऐसे पत्र व्यवहार अधिकांश अलग अलग विभागों के बीच या उनके विविध पदों पर रहने वाले अधिकारियों के बीच होता रहता है। ये जो पत्र व्यवहार है अधिकांश जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और जितने डिपार्टमेंट के लिए जितने लोग नियुक्त किए जाते हैं उन सभी लोगों के लिए लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए और खबरें लेने के लिए पत्र व्यवहार का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार धंधा के पीढ़ी के मुख्यालय से शाखाओं का तथा शाखाओं से मुख्यालय के बीच होने वाला पत्र व्यवहार को अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार कहा जाता है। तो अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार यानी कि आपस में किया हुआ व्यवहार, एक शाखा से दूसरी शाखा के साथ किया हुआ व्यवहार। तो ये जो इसे क्या कहेंगे, हम अंतर्गत व्यवहार कहेंगे। उसे संस्थागत पत्र व्यवहार भी कहते हैं। ये पत्र व्यवहार नोटिस, परिपत्र या मेमो के रूप में भी हो सकता है। विविध विभागों के बीच संपर्क मौखिक सूचना या अन्य संचार माध्यमों द्वारा होता है। ये जो विभाग है तो इसके मौखिक सूचना भी दे सकते हैं या फिर और भी माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन तो भी अंतर्विभागीय पत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है हम आगे देखेंगे। तो पत्र स्वरूप में दी गई जानकारी दीर्घकाल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। ये जो पत्र व्यवहार के जरिए जो भी जानकारी दी जाती है उससे दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जाता है। जानकारी की फाइलिंग करके भविष्य में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। बाद में अगर पत्र लेटर अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको फाइलिंग भी किया जा सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसे कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसे फाइलिंग बना के रखते हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके। कभी अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच का अनुभव होता हो तो ऐसी जानकारी पत्र के रूप में निसंकोच दी जा सकती है। कभी ऐसी भी नौबत आती है कि जो जानकारी देने के लिए हिचकता हो या फिर जो जानकारी कह नहीं सकते हैं तो उसे लेटर के ज़रिए भी दी जा सकती है। विभाग या मुख्यालय के बीच हुए विचार या जानकारी की लेन देन को दस्तावेजी सबूत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। संबंधित व्यक्ति को लिखित में सौंपे गए कार्य के कारण वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं। जो लोगों को जो कर्तव्य दिए गए हैं या फिर जो कार्य दिए गए हैं वो कार्य के संबंध में वो सचेत रहे, वो जागरूक रहे, इसीलिए वो लेटर के ज़रिए अपने कार्य के प्रति क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं। यह कम खर्चीला एवं अधिक प्रभावशाली माध्यम है। लेटर एक ऐसा माध्यम है, इसके लिए खर्चा भी कम आता है और इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब हम आगे देखेंगे नोटिस का अर्थ। नोटिस व्यापारी पीढ़ी या संस्था
में कानून या वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचेगत बातों व उसमें होने वाले परिवर्तन तथा उसके अमलीकरण से संबंधित कार्यालय के कर्मचारियों को जानकारी देने हेतु लिखा गया पत्र अर्थात नोटिस। अगर हमें किसी को कोई सूचना देना है या फिर किसी को अपनी बातों को अमल में लाना है, तो अगर या फिर जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं या फिर अमल करना चाहते हैं उसके संबंध में जो भी कर्मचारियों को सूचना देना है तो उसे क्या कहते हैं, नोटिस कहते हैं। नोटिस के उद्देश्य क्या है यह हम आगे देखेंगे। जब नीति विषयक बातों का संपूर्ण पालन न होता हो तब कर्मचारियों का ध्यानाकर्षण करने के लिए परिस्थिति अनुसार किए गए परिवर्तनों का कर्मचारी को बताने हेतु, जैसे कि जब कभी क्या होता है कि जो बातें हैं उसका पालन अगर न हो रहा हो या फिर कर्मचारी उस बात का ध्यान न दे रहे हो तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए नोटिस लिखी जाती है, या फिर कर्मचारियों को अपने कार्य के हेतु पूरा करने के लिए नोटिस दी जाती है। परिस्थिति अनुसार किए गए परिवर्तनों का कर्मचारी को बताने हेतु, या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि ऐसे कुछ नियमों में अगर सुधार करना है या फिर कोई नियम अगर नए नियम लागू करना है तो इसके लिए अगर कोई किसी संस्था में या फिर कोई कर्मचारियों को उसे सचेत करना है तो ये नोटिस के ज़रिए ये परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार कर्मचारियों को निश्चित क्रम में या निश्चित कार्यपद्धति अनुसार कार्य करने का आदेश देने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी निश्चित क्रम में या फिर निश्चित कार्यपद्धति नहीं कर रहे हैं या फिर उसे कार्यपद्धति को अच्छी तरीके से करने के लिए उनको नोटिस दी जाती है। सामान्य रूप से किसी कौन सा कार्य करे और किस क्षेत्र में रहकर करना है उसे प्रदर्शित करने हेतु भी नोटिस दी जाती है। कार्य की प्रगति की रिपोर्ट किसको देना है उसकी जानकारी हेतु भी नोटिस दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस दी जाती है। परिपत्र का अर्थ व्यापारी पेढ़ी या संस्था के व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्मित आचार संहिता की सूचना से कर्मचारियों के समूह को समय समय पर अवगत कराने के अभिगम से लिखा जाने वाला पत्र अर्थात परिपत्र। परिपत्र यानी कि व्यापारी पीढ़ी या एक व्यापारी पीढ़ी दूसरी व्यापारी पीढ़ियों को लेटर लिखते हैं या फिर एक संस्था दूसरी संस्था को लेटर लिखते हैं। अगर कोई आचार संहिता जारी करना है या फिर कोई आचार संहिता की सूचना देना है या फिर कर्मचारियों के समूह को समय समय पर अवगत करना है या फिर अभिगम करना है तो इसको अवगत करने के लिए या फिर कोई नोटिस और परिपत्र थोड़ा अलग है। इसमें ये भी कह सकते हैं नोटिस का अर्थ दूसरी बाजू है परिपत्र। तो जैसे कि नोटिस में क्या है, नोटिस यानी कि सूचना देना और परिपत्र यानी कि अवगत करना। तो परिपत्र व्यावहारिक एवं प्रशासन दृष्टिकोण हेतु क्या महत्व रखता है यह हम आगे देखेंगे। तो परिपत्र के कार्य क्या है, कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र के बारे में मार्गदर्शन देना। जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपने कार्य के प्रति हमेशा मार्गदर्शन करना, ये काम परिपत्र करता है। व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का योग्य पालन संबंधी कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना। व्यवस्था तंत्र में अगर कोई अच्छे निर्णय लेने हैं या फिर कोई नए नियम अगर लाने हैं तो इसके लिए कर्मचारियों को हमेशा मार्गदर्शन देता है। कर्मचारियों से क्या अपेक्षा है उसके विषय में स्पष्टीकरण करता है। अगर कर्मचारियों की भी कोई अगर अपेक्षा है तो इसके लिए वो स्पष्टीकरण भी करता है। कर्मचारियों में समानता रखने का कार्य भी परिपत्र करते हैं। परिपत्र के लक्षण, परिपत्र किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं परंतु कर्मचारी गण को संबोधित करके लिखा जाता है। परिपत्र किसी एक खास कर्मचारी के लिए नहीं होता है। जैसे कि नोटिस में हमने देखा कि नोटिस अगर देनी है तो किसी एक कर्मचारी को हम दे सकते हैं, लेकिन परिपत्र ऐसा नहीं है। अगर परिपत्र देना है तो सभी को देने होते हैं। परिपत्र किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं लिखा जाता परंतु कर्मचारी गण को संबोधित करके लिखा जाता है। परिपत्र में प्रदर्शित विवरण समूह के सभी सदस्यों को एक समान लागू होता है। नोटिस किसी खास व्यक्ति के लिए लिखी जाएगी, लेकिन परिपत्र सभी समूहों के लिए लिखा जाता है
और सबके लिए एक समान लागू होता है। परिपत्रों का स्वरूप सामान्य रूप से अन्य पत्र जैसा ही होता है, फिर भी कई बार उसमें संबोधन या शुभेच्छा दर्शक समापन नहीं दर्शाया जाता है। परिपत्र में तारीख व समय का विशेष महत्व होता है। परिपत्र में खास करके इसका परिपत्र लिखते वक्त खास करके दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक है तारीख और दूसरा होता है समय। परिपत्र के निश्चित वर्ग के कर्मचारियों को नीति विषयक निर्णयों के अमल की ओर ज्ञानाकर्षण करने हेतु लिखा जाता है। कर्मचारी अगर अपने रास्ते से भटक रहे हैं या फिर अपनी नीति विषयक कार्यों के प्रति जवाबदार नहीं है, तो इसके लिए परिपत्र लिखा जाता है, ताकि हर एक कर्मचारी अपने कार्य के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, जिम्मेदार रहे और अपने नीति विषयक कार्यों पर अमल करे। इसके लिए परिपत्र खास करके लिखा जाता है। इस प्रकार कर्मचारी संचालन संबंधी नोटिस और परिपत्र दोनों नियत संदर्भ में सूचना संचार द्वारा कर्मचारियों को उनके दायित्व के प्रति सचेत करता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं अगर परिपत्र कर्मचारियों को या फिर संचालन को अपने कार्य के प्रति जागरूक रखने का काम करते हैं, उनके दायित्व का वो सचेत करते हैं, उनके दायित्व के प्रति, उनके जवाबदारी के प्रति उनको हमेशा जागरूक रखते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। फिर भी उनके बीच निम्नानुसार अंतर बताया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिस और परिपत्र में क्या अंतर है ये बताऊँगी। तो नोटिस व्यक्ति अथवा समूह को संबोधित करके लिखा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नोटिस एक व्यक्ति को भी लिखा जा सकती है या फिर समूह को भी संबोधित करके लिखी जा सकती है। परिपत्र अधिकांश रूप से समूह को संबोधित करके ही लिखा जाता है। नोटिस के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। परिपत्र द्वारा प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। तो नोटिस द्विमार्गीय संचार व्यवस्था है, अर्थात कर्मचारीगण ऊपरी अधिकारियों को तथा ऊपरी अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दे सकते हैं। नोटिस एक ऐसी व्यवस्था है, द्विमार्गी व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि कर्मचारीगण ऊपर के अधिकारियों को भी दे सकते हैं या फिर ऊपर के अधिकारी कर्मचारियों को भी नोटिस दे सकते हैं। लेकिन परिपत्र में ऐसा नहीं होता है। परिपत्र एक मार्गीय संचार व्यवस्था है, अर्थात ऊपरी संचालक वर्ग द्वारा उनके अधीन कर्मचारियों को भेजा जाता है। जो उनके ऊपर वाले रहते हैं, ऊपरी संचालक रहते हैं, वो अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को लिखते हैं। जिस बात के लिए नोटिस देना हो उस बात के लिए परिपत्र भेजा जा सकता है, यानी कि जो बात अगर कहनी है उस बात के लिए नोटिस दी जा सकती है। जिस बात के संदर्भ में परिपत्र भेजना है उस बात के संदर्भ में नोटिस नहीं भेजी जा सकती। तो ये सामान्य थोड़ा डिफरेंस है नोटिस और परिपत्र में, जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं आपको एक लेटर्स का नमूना इसमें आपको बताऊंगी एग्जाम्पल की तरह। इसमें बहुत सारे नमूने दिए गए हैं, तो आपके पास किताबें होगी तो आप वो देख लेना। तो नमूने के पत्र एक मैं आपको समझा के दे रही हूँ। सेयान केमिकल्स लिमिटेड कंपनी में कार्य करने वाले हर्षिल पटेल अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना सतत 3 दिन अनुपस्थित थे। सेयान केमिकल्स लिमिटेड की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देता पत्र लिखिए। सेयान केमिकल्स लिमिटेड, तो इसमें दिया गया है, एड्रेस दिया गया है सेयान केमिकल्स लिमिटेड, फ़ोन नंबर, GID। एक विषय क्या है, अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहने इसके संबंध में स्पष्टीकरण। अनुमति नहीं लिए फिर भी अनुपस्थित थे, तो इसके लिए स्पष्टीकरण हेतु लिखा हुआ लेटर। तो श्रीमान, आप तारीख 10 से 12 अगस्त 2017 तक सतत 3 दिन अपने विभाग के अधिकारी की अनुमति लिए बिना अनुपस्थित थे। यदि 7 दिनों में अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया तो आपकी अनुपस्थिति को अनुशासन भंग माना जाएगा। यह अनुमति बिना अनुपस्थित रहने के कारण उतने ही दिन का वेतन काट लिया जाएगा जिसका संज्ञान है। मैं एक बात आपको यहाँ पे समझाना देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि विषय क्या दिया है, अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहने संबंधी स्पष्टीकरण हेतु।
तो और भी बहुत सारे विषय रह सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको लेटर का विषय समझ में आना चाहिए और आपको किसके लिए, किस विषय के लिए लेटर लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10 तारीख 12 अगस्त 2017 तक सतत 3 दिन आपके विभाग के अधिकारी की अनुमति बिना अनुपस्थित थे। यदि मतलब आप अपने थोड़ा इसमें और भी अलग विषय भी हो सकता है, तो आप इसमें थोड़ा फ़र्क कर सकते हैं। यदि 7 दिनों में अपने अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया, तो आपके अनुपस्थिति के अनुशासन भंग माना जाएगा। यह अनुमति बिना अनुपस्थित रहने के कारण उतने ही दिन का वेतन काट दिया जाए, यानी कि 7 दिन उपस्थित है या फिर 2 दिन उपस्थित है या फिर 4 दिन उपस्थित है, तो अनुपस्थित के दिन गिने जाएंगे और उतने दिन का वेतन कटा जाएगा। यदि भविष्य में इस प्रकार का अनुशासनहीन आचरण आपके द्वारा किया जाएगा, तो उसे नौकरी भंग माना जाएगा और स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से आपको वंचित करना पड़ेगा। तो इस तरीके के लेटर आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसका आपको ख्याल करना है। विषय चेंज रहेंगे, विषय अलग अलग दिए जाएंगे, विषय को समझना है, लेटर में क्या लिखना है, आपको मुद्दे समझने हैं। समझ में आया?